नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अचीवर्स इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि कंपनी का शासन जो 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम में पारित अंतिम अधिनियम तक कंप्लीट किया था। इसके आगे का पार्ट यानी कि ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी तक का जो शासन चला था ब्रिटिश राज का, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि ताज का शासन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1858 से लेकर 1947 तक ये ताज का जो शासन चला, क्योंकि 1857 में आपकी क्या हुई थी, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी। अब ब्रिटिशों को ये लगा था कि कहीं भारत फिर से इस तरीके के जो सैनिक विद्रोह या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो गतिविधियां हैं इस तरीके की ना हो। इसमें भारत आज़ाद होते होते बच गया था ब्रिटिशों के हाथों। तो इसमें ब्रिटिशों को बड़ी चिंता सताने लगी क्योंकि जो भारत था उनके लिए महत्वपूर्ण उपनिवेश था। अगर उनको पूरे विश्व में अपनी साम्राज्य को स्थापित करना था, ब्रिटिश साम्राज्य को, तो उनको भारत को उपनिवेश बनाना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया 1857 के बाद। और 1857 के बाद उन्होंने पूरा का पूरा शासन किसको दे दिया, ब्रिटिश राजशाही को दे दिया, जिसे हम ताज का शासन कहते हैं। अब जो डायरेक्टली कंट्रोल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश राजशाही के द्वारा वहाँ कंट्रोल हो गया जाएगा महारानी के द्वारा। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला अधिनियम आता है वो आता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहला आता है 18 जो ताज के शासन में। तो इसको कहा गया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से इसको जाना गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया क्योंकि कंपनी का जो शासन था डायरेक्टली कौन संभालेगा, ब्रिटिश राजशाही। राजस्व संबंधी जितनी शक्तियाँ थी, गवर्नर और क्षेत्र संबंधी, वो सारी की सारी ब्रिटिश राजशाही को दे दी गई, हस्तांतरित कर दी गई। और जो आपका गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, वॉइसरॉय यानी कि वॉइस ऑफ रॉयल कर दिया गया, जो लॉर्ड कैनिंग को पहला वॉइसरॉय बनाया गया। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आपका बनाया था भारत का गवर्नर जनरल। अब उस गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, भारत का वॉइसरॉय जो बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। भारत अगर गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आपका वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर एक्ट से, और भारत का प्रथम वॉइसरॉय पूछा जाएगा 1858 के अधिनियम के शासन अधिनियम से, जो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अब कंपनी को समाप्त कर दिया गया था तो उसके लिए जो दो बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए और व्यापारिक मामलों के लिए जो दो बोर्ड बनाए गए थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। और एक भारत में राज्य सचिव जो है वो पद पहली बार सृजन किया गया। अब राज्य सचिव का काम क्या था, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट थी यही नियंत्रित करता था भारत में, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट किसको देता था, ब्रिटिश राजशाही को ये रिपोर्ट देता था। वॉइसरॉय को उसके अधीन कर दिया गया। वॉइसरॉय अपनी जितनी भी रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करेगा और ये आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, यानी कि ब्रिटिश राजशाही को देगा। तो ये आपके 1858 के अधिनियम में इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद का जो नेक्स्ट है आपका अधिनियम आता है वो है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें इन्होंने देख लिया था कि ब्रिटिशों ने भारतीयों को, देखिए हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भी हम अपने साथ क्या दे रहे हैं, शासन में भागीदारी दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ बराबर के इसके हकदार बनोगे भारत निर्माण में, भारत के शासन को चलाने में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को सर्वप्रथम शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए इन्होंने 3 सदस्यों का चुनाव किया जो गैर सरकारी सदस्य नहीं थे। बनारस के राजा 1862 के दौरान, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, 3 लोगों को आपका इसमें सम्मिलित किया गया। ये वही व्यक्ति थे जो ब्रिटिश चाटुकार थे, उनके उसमें सम्मिलित होते थे। तो इसलिए इनको क्या करा गया, उसके द्वारा शासन में एक आपका पद दिया गया। तो खाली आपका क्या था कि आपको भारतीयों को लुभाने के लिए हम देखिए आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये पद, ये चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद केंद्रीकरण जो है आपने पढ़ा था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जो मुंबई और मद्रास थे उसके शासन जो गवर्नर था उनके हाथों की सारी शक्तियां लेकर किसको दे दी गई थी, कोलकाता के यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अब फिर से उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया और कहा गया कि आप अपने हिसाब से वहाँ रूल रेगुलेशन बनाइए, अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाइए। फिर से इसका क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। और जो 3 जगहें हैं आपकी, बंगाल हो गया,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया और पंजाब, इन तीनों क्षेत्रों में 1862 में, 1866 में और 1897 में विधान परिषदों की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई 3 जगहों पर। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी, हर किसी मंत्रालय को क्या कर दिया गया, विभाग दे दिया गया। तो ये मंत्रालय को, हर किसी मंत्रालय को विभाग दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसको कहा गया क्या, पोर्टफोलियो प्रणाली। ये किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन सा अधिनियम से लाया गया, आपका 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें आपका जो मंत्रिमंडल आप सुनते हैं ना, आज जो मंत्रिमंडल आप शब्द सुनते हैं, वो मंत्रिमंडल की जो पहली बार जो व्यवस्था की गई थी वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही की गई थी, इसी अधिनियम के द्वारा वो की गई थी आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और वॉइसराय को जो अध्यादेश जारी करने का, आपका अध्यादेश जो जारी करते हैं हम आज के संविधान में हम जो देखते हैं, आर्टिकल नंबर 123 और 213 राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो 6 महीनों के लिए लगाया जाता है, तो उसकी व्यवस्था भी सबसे पहले वॉइसराय के द्वारा यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखिए, इन्होंने देखा था कि भारत, देखिए हम आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं, ये आपका केंद्रीय व्यवस्थापिका में गैर सदस्य जो थे, हमने देखा कि 3 लोगों को, पटियाला के राजा, आपके सर दिनकर राव, इनको मनोनीत किया गया था। अब उनकी संख्या में क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, आप हमारे साथ शासन व्यवस्था में चलाइए। ये आपके दिखाने के दांत थे और खाने के दांत अलग होते हैं, उस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हम आपकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। इसके बाद निर्वाचन पद्धति भी आरंभ की गई। सबसे पहले काम तो हो रहा था उत्तरदायी सरकार के लिए, लेकिन धीरे धीरे हो रहा था। देखिए, अब 1892 के एक्ट में क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति के आधार पर भी क्या गया, आरंभ की गया निर्वाचन पद्धति। और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था। जो परिषदें थी प्रांत में, जो परिषदें बनाई जा रही थी, उनका जो चुनाव था वो इनडायरेक्टली हो रहा था, डायरेक्टली नहीं किया जा रहा था। और केंद्रीय विधायिका पर सदस्यों का बजट, जो आप सुनते हैं ना, बजट जो शब्द सुनते हैं, तो पहली बार आपका 1892 के दौरान जो बजट शब्द है उस पर बहस करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को भी। जो भारतीय सदस्य थे उनको भी आप बजट पर क्या कर सकते हो, बहस। आप देखते हो ना, हर साल हमारे यहाँ 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, पहले 28 फरवरी को किया जाता था। तो अब जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट में जो बहस करने का अधिकार थे ना, वो इसी अधिनियम के द्वारा आया। तो आपका इसमें जो पूरक प्रश्न पूछने का था, इसमें अधिकार हालांकि नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न पूछने का इसमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं। प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं गया। पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न के ऊपर जो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उस तरीके का आप सुनते हैं ना आजकल, क्या कहते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, तो वो सब चीज़ें पूरक प्रश्न जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। तो वो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन मतदान तथा प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया। बाद के अधिनियम में हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था, इसकी ज़रूरत क्यों थी। आपको पता है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, गरम दल और नरम दल में। गरम दल में आपके लाल बाल पाल थे और आपका नरम दल में आपके बाकी लोग थे, तो कांग्रेस के बाकी सदस्य थे। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी। अब इनको पता था कि भारत को बांटना होगा, फूट डालो राज करे की नीति अपनानी होगी, इसलिए लॉर्ड मिंटो और मार्लो के द्वारा इस अधिनियम को इस सुधार के नाम से जाना गया, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। तो 1909 में भारत परिषद जो अधिनियम आया, इस समय जो लॉर्ड मिंटो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो आपके वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो को ये पता था कि ये जो कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं धर्म के आधार पर, ये आपका इसके परिणाम क्या होंगे, दूरगामी होंगे और बहुत भयानक होंगे। इसीलिए मिंटो ने मार्लो को कहा था कि हम जो कर रहे हैं वो नाग के दांत बो रहे हैं, क्योंकि इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, भयानक होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और तथा धर्म के आधार पर इन्होंने पहली बार चुनाव कराना शुरू किया, धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया। तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया, चुनाव कराए, और जो सदस्यों को बजट था, बजट पर बहस करने, लोकहित विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने, यानी कि हमने पढ़ा था कि 1892 के एक्ट में कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ ये अधिकार दे दिया गया। जो अंग्रेज क्या करते थे, हमेशा इनकी एक नीति रही थी कि सुधारों का ढोंग करते थे।
सुधारों का ढोंग करते थे और इन्होंने धर्म के आधार पर ये बांटना बहुत अच्छे से इन्होंने चालू कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने क्या किया कि कार्यकारी परिषद थी जो गवर्नर की, उसके एसोसिएशन बना दिया उसके लिए एक। और पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में क्या करा गया, एक सदस्य के रूप में चुना गया। तो प्रथम भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में बना सदस्य चुने गए वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इन्होंने कहा कि देखिए आप क्या चाहिए, आपको पूरा का पूरा सब हम दे रहे हैं, आपको अपने कार्यकारी परिषद में जगह भी दे रहे हैं भारतीयों को। तो इस तरीके से सुधारों का बस ढोंग रचा रहे थे कि ये खाली दिखाने के दांत अलग होते हैं, उस तरीके से काम कर रहे थे। और इन्होंने इस अधिनियम से निर्वाचन के आधार पर इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के लिए चुनाव कराए और मुस्लिम सदस्यों को ये अधिकार दिया कि वो चुनाव के मतदाता को खुद ही चुन सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने धर्म के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से भारत को बांटना शुरू कर दिया था। इसलिए जो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, यानी कि सांप्रदायिक विभाजन का जनक कहा जाता है भारत में। और 21 एक्ट के द्वारा हुआ था, 1909 के एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हो गया था जिसमें ब्रिटिश सरकार की क्या हुई थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसीलिए गांधी जी जब उस समय नए नए आए थे तो ब्रिटिश सरकार ने उनको कहा था कि आप क्या करें, भारतीयों को कहें कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो ताकि वो लड़ सके विश्व युद्ध में। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गांधी जी का विरोध भी हुआ। उसके बाद उनको कहा गया, ब्रिटिशों की सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना गया। तो इस तरीके से इन्होंने ये चालें चली सब चीज़। तो इसके बाद जो 1918 तक जो 1914 से विश्व युद्ध चला प्रथम, तो ब्रिटिशों की जब हालत ख़राब हुई तो इसके बाद इन्होंने देखा कि भारत जो है उसको तो दोबारा हमको कॉन्फिडेंस में लाना होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1909 लेके आए। इन्होंने कहा कि हम इसमें क्या करेंगे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और प्रांतीय स्वायत्तता देंगे। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि आप प्रांतों में अपने हिसाब से कानून बना सकते हो, अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने जो सुधारों का ये ढोंग कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, फूट डालो राज करो की नीति, तो उसको बहुत अच्छी तरह से अपना रहे थे। तो इसके बाद 1921 में इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया, या मॉन्टफोर्ड चेम्सफोर्ड नाम से भी इसको जाना गया। तो 1921 में यह अधिनियम लाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों पर की सूची की पहचान कर इसमें राज्यों को केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया राज्यों पर, यानी कि जो केंद्र के विषय थे और प्रांत के विषय थे उनको अलग अलग कर दिया गया। जो केंद्र के विषय थे और प्रांत के जो सब्जेक्ट थे उनको अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीय नियंत्रण जो था, सेंट्रल का जो नियंत्रण था, उसको कम किया गया था। प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय दिए गए। अब इसका मतलब क्या, प्रांतीय हस्तांतरित विषय का, आरक्षित और हस्तांतरित विषय का, देखिए कि 50% जो कानून बनाएगा वो गवर्नर बनाएगा, उसको कहा गया आरक्षित विषय। 50% वो अपनी मर्जी से बनाएगा, उसके किसी भी मंत्रिमंडल, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिषद की आवश्यकता नहीं होगी सलाह लेने के लिए, उसके उत्तरदायी लेने के लिए। पूछेगा नहीं हो कि मैं इस पर कानून बनाऊं या नहीं बनाऊं, उसके मन में आएगा तो बना दे। हस्तांतरित विषय मतलब कि वो 50% ऐसे कानून जिस पर वो मंत्रिमंडल की सलाह लेगा, किस तरीके से इसमें कार्य होना चाहिए और किस तरीके का ये कानून होना चाहिए। अगर 50% आपके आरक्षित विषय जो गवर्नर के हाथों में ही दे दिए तो फिर कैसे ये उत्तरदायी सरकार होगी। ये कानून फिर भी गवर्नर तो अपने मन की करेगा, वो अपने हिसाब से कानून बनाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका यानी कि द्वैध शासन हमारा लाया गया। द्विसदनीय विधायिका जैसे आप सुनते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो पहली बार वो विचारधारा का जन्म कब हुआ, 1919 के अधिनियम ब्रिटिशों के द्वारा। तो 1919 के अधिनियम में बताया गया कि 2 सदन बनाए जाए, द्विसदनीय यानी कि द्वैध शासन यानी कि डायरकी हम जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। 2 सदन बनाए गए, जैसा हम आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 79 और 80 में और 81 में लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं। तो उस तरीके से इसका निर्माण यहाँ पर द्विसदनीय लाया गया। और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें हमने देखा था कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा को चुना गया था, तो उसकी संख्या 6 सदस्यों की थी। उसमें से 3 को भारतीय कर दिया गया, यानी कि 3 भारतीयों का होना उसमें आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। तो उन्होंने देखा कि आप क्या चाहिए आपको, देखिए आपके लिए सब कार्य होता है, हम आपका काउंसिल में जगह भी दे रहे हैं, आपकी गवर्नर की वायसराय के काउंसिल में जगह भी दे रहे हैं। और इस आधार पर 1919 के अधिनियम में इन्होंने, इससे पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया था निर्वाचन प्रणाली में। अब इन्होंने बाकी जो धर्म था उसके आधार पर भी भारत को बांटना शुरू कर दिया। सिख के, ईसाइयों के, आंग्ल भारतीयों ने एंग्लो इंडियन और यूरोपीय पर भी ये लागू कर दिया गया था।
और संपत्ति कर के आधार पर भी इन्होंने मताधिकार को क्या करना, लोगों को प्रदान करना दे दिया था। यानी संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर जो ज़्यादा कर देता वो वोट है उसको भी देने का इस तरीके से अधिकार दे दिया गया था। और जो आप सुनते हैं यूपीएससी आप सुनते हैं, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप सब वर्ड सुनते हैं, तो उसका जन्म कहाँ से हुआ, इसी अधिनियम के द्वारा। कब हुआ, 1926। सिविल सेवा, जो हम सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं आज, तो उसका जो जन्म है, उसकी जो हिस्ट्री है वो इसी से रिलेटेड है। वो यहीं से इसका निर्माण किया गया। 1926 में पहली बार बनाया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बजट था जो उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि केंद्र अपना अलग बजट बनाएगा और राज्य यानी कि प्रांत जो है अपना बजट बनाए। और राज्यों में जो विधानसभा है उसको बजट बनाने के लिए अधिकृत भी किया गया कि विधानसभाओं को बोला गया कि आप अपने बजट पर कार्य करें और बजट बनाइए अपना। अब ये 1919 में जो अंग्रेज लोग लाए थे कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने एक जांच कमेटी बनाई, वैधानिक आयोग बनाया, जिसके 10 वर्ष में इन्होंने क्या करनी थी, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार के निर्माण की आवश्यकता हुई है या नहीं हुई है, और कितनी, अगर ये निर्माण कार्य हुआ है उत्तरदायी सरकार का। अब इसके लिए जो वैधानिक आयोग बनाया गया उसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। देखिए 10 साल के बाद आना था ये आपका ये आ गया 1927 में, 1929 में आना था। अब ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटेन में होने वाले थे चुनाव, लेबर पार्टी वहाँ पर सत्ता में आने वाली थी, तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि इससे पहले ही यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना या प्रगति का कार्य कर दिया जाए, इस तरीके से हम एक कार्य को दिखा सके। तो इसलिए इन्होंने 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा एक रिपोर्ट के तहत। और साइमन कमीशन 1927 में एक नए संविधान के निर्माण के लिए भारत की स्थिति पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अब इसमें हास्यात्मक बात यह है कि भारत का संविधान बनाना है, भारतीयों के लिए संविधान बनाना है, और सबके सब इसमें आपके अंग्रेज यानी कि गोरे लोग। अब कोई तो उसमें भारतीय सदस्य होना चाहिए। अगर हमारा संविधान हमारा बनना है, हमको आपके उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है, तो इसलिए हमको उसमें जगह तो दो, उसमें सदस्यता तो दो। तो इसलिए इन्होंने इस सदस्यता की मांग की, जिसके काफ़ी इसमें विरोध हुआ, जिसमें आपका अनशन भी किया गया था। गांधी जी के द्वारा फाइनमैन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, और लाला लाजपत राय ने गांधी जी को बचाते हुए जब लाठीचार्ज हुआ था तो उस समय उनकी चोट लगने का कारण मृत्यु भी हो गई थी 1928 में। अब इस आयोग ने क्या किया कि 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 3 फरवरी 1928 को ये क्या भारत आया वैसे। तो 1928 में जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसने कहा कि अब इस समय भारत में उत्तरदायी सरकार की जो समय नहीं आया, अभी भी उत्तरदायी सरकार का जो समय है भारत में वो नहीं आया है। और संवैधानिक सुधारों का इसने प्रस्ताव दिया कि भारत की प्रगति देखने के लिए संवैधानिक सुधारों का इसने ढांचा बनाया और प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद इसने इस पर जब सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, तो 1930 के बाद इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय। पहले में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, दूसरे में गांधी जी गए, और तीसरा भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। इसलिए ये अधिनियम क्या हो गया, फेल हो गया आपका। तो 1903 गोलमेजों में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा अधिनियम क्या हो गया, आपका फेल हो गया। तो 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट के से भी संतुष्ट नहीं हुए जब लोग, तो आपके जो लॉर्ड बर्किनहेड हैं, आपके ब्रिटेन के अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि आप बना दीजिए। फिर एक चुनौती दे दी भारतीयों को। तो मोती नेहरू रिपोर्ट आपने सुनी होगी, जो 1928 में मोती नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो 1928 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन ये इस दुर्भाग्य रहा कि रिपोर्ट बाकी जो दल थे उन्होंने इसको समर्थन नहीं दिया और ये रद्द हो गई। इसके बाद जो आया 1935 का जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज जितने भी आपके आर्टिकल हैं आपके संविधान में, उसमें करीबन 250 आर्टिकल इसी अनुच्छेद के द्वारा थे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस अधिनियम को जानना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो सबसे ज़्यादा इसी अधिनियम से बनते हैं। अगर हिस्टोरिकल पॉलिटी की बात करें तो इसी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके लिए इसको क्या किया, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए मील का पत्थर ये साबित हुआ। अब इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी हुई। हम कहें वास्तव में जो प्रांतीय स्वायत्त था वो इसी अधिनियम के द्वारा आई थी, क्योंकि जो भारतीय लोग प्रांतीय स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, प्रांतों की जो शासन है उसकी जो स्वतंत्रता है उसकी मांग कर रहे थे। तो उसके लिए यही अधिनियम को कहा गया कि असली में जो प्रांतीय स्वायत्तता आई वास्तव में यही अधिनियम था।
इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की। अखिल भारतीय संघ में आपके प्रांतीय सदस्यों को और देसी रियासतों का होना था, लेकिन इसमें ये शर्तें थी कि अखिल भारतीय संघ तभी बनेगा जब इसमें क्या होंगे, देसी रियासतें भी शामिल होंगी और स्वैच्छिक रूप से शामिल होंगी। तो देसी रियासतों ने क्या किया, मना कर दिया। अब देसी रियासतों ने मना कर दिया तो ये आपका बना नहीं अखिल भारतीय संघ, खाली नाम के लिए रह गया, अस्तित्व में नहीं आया। अब देखिए कितना बड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1965, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ हैं इसमें। अब इसने अखिल भारतीय संघ तो नहीं बना अस्तित्व में, लेकिन इसने क्या किया, ये महत्वपूर्ण काम किया, इसकी शक्तियों का विभाजन कर दिया। जो हम पढ़ते हैं आज अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो सूचियाँ जो बनाई गई सबसे पहले तीनों जगहों पर तो इसी अधिनियम के द्वारा बनाई गई। तो सबसे पहले संघ सूची जिसमें 59 विषय रखे गए, दूसरा प्रांत यानी कि स्टेट की सूची, तो उसमें कितने रखे, 54 विषय रखे, और 36 सूची आपकी समवर्ती सूची में रखी गई। साथ ही अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ जैसे कुछ संसद के पास होती हैं, आज कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं हमारी, जिसमें राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है। क्षमादान की शक्तियाँ जैसे हम कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 72। तो उसके द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दे दी गई, वायसराय को दी गई। और जो द्वैध शासन हमने पढ़ा था इससे पहले, 2 सदन जो बनाए गए थे, द्वैध शासन जो प्रांतों में और उसमें लगाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया इस संविधान संशोधन, इस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1937 में बर्मा को भी आज़ाद कर दिया था। इसके बाद इसने गवर्नर ने भारतीय परिषद और उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया था। 1937 में ये व्यवस्था एक्चुअल में 1937 में शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1939 में इसको समाप्त कर दिया गया था। केंद्रों में द्वैध प्रणाली शासन का शुभारंभ है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि 1919 के एक्ट से क्या था, राज्यों में आपका क्या आया था, द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था। और केंद्र में कब अपनाया गया आपका, 1935 के अधिनियम थे। अब जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, हमने कहा था कि ये अभी तक केंद्र में ही थी, अब इसको कहा राज्यों में भी सम्मिलित किया। 11 राज्यों में से 6 जगहों पर विधानसभा, विधान परिषद जो होती हैं उसको शामिल कर लिया गया 6 आपके राज्यों में, 11 राज्यों में से। इस प्रकार बंगाल, मद्रास और बिहार जो हैं संयुक्त प्रांत तथा असम के द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की इन जगहों पर, इन 6 राज्यों में। साथ ही हम देखेंगे कि भारत का शासन अधिनियम 1958 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को आपका समाप्त। हमने जो पढ़ा था कि भारत सचिव का पद बनाया गया था 1858 में, उसके लिए भारत सदस्य, उसके लिए एक परिषद बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया 15 सदस्यों की, तो उस परिषद को समाप्त कर दिया गया। सचिव के पद को समाप्त नहीं किया गया, वो 1947 के अधिनियम से होगा, लेकिन जो भारत शासन जो परिषद अधिनियम था इसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया। इसमें 10% जनसंख्या का अधिकार भी मिल गया था। और साथ में यहाँ पर क्या हुआ, रिजर्व बैंक की स्थापना भी हो गई थी। आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई, जिसमें आपका ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। आप ये क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इस जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना किस कमीशन के तहत हुई थी। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक पहली बार आया मुद्रा साख के लिए, उसका निर्माण आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, वो भी इसी अधिनियम के द्वारा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कितना महत्वपूर्ण ये अधिनियम है 1935 का। आज भी हमारे जो 250 आर्टिकल कम से कम 250 अनुच्छेद हैं वो इसी से लिए गए हैं। केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना नहीं, बल्कि प्रांतों में भी आपका इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। प्रांतों की यानी कि स्टेट पीएससी की भी स्थापना करी, सेंट्रल लेवल की नहीं। उसके बाद 1937 में क्या किया गया, जो महत्वपूर्ण सवाल बन जाता आपका 1937 में संघीय न्यायालय, संघ में एक न्यायालय भी बनाया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपको पता है कि 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया आपका 1945 में, जिसके तहत संविधान सभा बनाने की मांग की गई और संविधान सभा का बनाया गया। और 1946 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा गया कि संविधान सभा एक बननी चाहिए, और जिसका आपकी मीटिंग हुई थी 9 अगस्त आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की।
तो इसका मुस्लिम जो था 20 फरवरी 1947 को एक कैलिमेंट एटली जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि भारत को 30 जून तक क्या कर दिया गया, ब्रिटिश शासन यहाँ समाप्त कर दिया है 1947 तक। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही कि 2 भागों में बढ़ जाना चाहिए। जो धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया गया था ना पहले, वो यहीं पर इन्होंने समाप्त कर देना था कि भारत का विभाजन कर देना चाहिए। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसके तहत भारत के विभाजन की योजना पेश की गई ब्रिटिश सरकार के अधिनियम। तो भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राज्य डोमिनियन बनाए गए, संप्रभुता राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया इसके दौरान, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की एक अलग स्वतंत्रता थी। तो इनमें जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ना, जिन्होंने भी ब्रिटिश ने भी जिन देशों पर कब्जा किया गया था, तो उनको राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत का विभाजन हो गया 2 डोमिनियन में, एक आपका भारत और एक पाकिस्तान। इसने वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया। 1947 का जो अधिनियम था भारत का, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इन्होंने क्या कर दिया गया, आपका वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय तो आपका डायरेक्टली ब्रिटिश राजशाही के अधीन था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जो सी राजगोपालाचार्य हमारे 1950 तक रही। अब इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि ब्रिटेन ताज को इनका जो कैबिनेट थे उन्हीं को इनका निर्धारण करना था, गवर्नर जनरल का, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई भी कार्य करने पर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। इस कानून के तहत मैंने बताया था आपको, भारत सचिव का पद भी समाप्त किया गया। 1935 में आपका इसके परिषद को भी कैंसिल कर दिया गया था और 1947 में भारत सचिव के पद को भी क्या कर दिया गया, आपका समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामले राज्य सचिव को स्थानांतरित कर देगी। जो राष्ट्रमंडल की सभी शक्तियाँ थी वो किसको स्थानांतरित कर दी गई, राज्य सचिव जो था उसको तो समाप्त कर दिया गया था। इसकी सभी शक्तियाँ किसको समाप्त दे दी गई, राष्ट्रमंडल, मतलब कि भारत और पाकिस्तान जो 2 शक्तियाँ बनी थी उनको दे दी गई। साथ ही 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों में ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी। 15 अगस्त को हम 1947 को हमारा देश इसके तहत आज़ाद हो गया। तो और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ब्रिटिशों का हस्तक्षेप भी अब समाप्त हो गया था। भारत एक अलग राष्ट्र बन गया था। और शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, उसको भी, उस शब्द को भी इससे क्या कर दिया गया था, समाप्त करना। अब आपको ये ध्यान रखना कि 1947 से 1950 तक जो भारत का शासन चला ना, वो 1935 के अधिनियम से ही चलता रहा। 1950 को आपका क्या कहा गया, जब तक संविधान नहीं बना था, हमारा लागू नहीं हुआ था, डोमिनियन कहा गया। तो उसके बाद हम इन्होंने क्या किया, हमको रिपब्लिक कहा गया। आपने अगर संविधान में पढ़ा होगा कि आर्टिकल नंबर 395, तो 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन किससे चलते रहा, आपका वो किस अनुच्छेद में लिखा है, आपका आर्टिकल 395 में लिखा है कि 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का शासन है, भारत का जो शासन है 1935 के शासन जो चलता रहा था वो खत्म कर दिया गया। ऐसा आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 395 में बताया गया। तो इसमें हमने ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर कर लिया है। इसके बाद इसमें हम जो संविधान बनाने की विशेषताएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।